भैया बहनों, आरोह पुस्तक के अंतर्गत पाठ घर की याद का पहला भाग कल प्रसारित हुआ था। शेष अगला भाग आज प्रसारित होगा। इस बारे में पहले वाचन और उसके बाद में अर्थ और भाव विन्यास तथा साथ ही साथ जो विशेष बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक कल हुआ था कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अर्थात जो मेरे पिता के अन्य 4 बेटे हैं, मेरे अन्य 4 भाई हैं, वे आज उन्हें मेरी अपेक्षा कम योग्य लग रहे होंगे। मैं भले जेल में बंद हूँ, परंतु सबसे छोटा होने के नाते पिताजी मुझे ही सबसे योग्य मानते रहे और उन्होंने अपना संपूर्ण स्नेह सदैव मुझ पर उड़ेला है। तो आज मैं कैसा हूँ? मैं इतना अभागा हूँ कि कारागार में बंद हूँ। मैं उनके पास नहीं हूँ। उनके पास होता, उनकी सेवा करता तो इस प्रकार से उन्हें कितना आत्मसंतोष मिलता। आगे देखें। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। और जिस समय पिताजी को मेरी याद आई होगी, उन्होंने मेरे लिए शोक किया होगा, उनकी आंखों में आंसू आए होंगे, तो मेरी माँ ने उन्हें तुरंत ढाढ़स बंधाया होगा, उन्हें धैर्य बंधाया होगा कि आप क्यों रो रहे हैं। भवानी कारागार में है तो भी वहाँ ठीक है, इसलिए उसके लिए दुख करना ठीक नहीं है। अगर आप इस समय रोएंगे, अपनी आँखों में आप आंसू लाएंगे, तो अन्य जो आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, उन्हें भी भवानी की याद आकर के आएगी और वे भी रोएंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और भवानी जहाँ भी है वहाँ ठीक है, वो पूरी तरह स्वस्थ होगा, पूरी तरह से मस्त होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यदि उसने कारागार का रास्ता अपनाया है, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के नाते वह कारागार में आज बंद है, तो वह आपकी ही प्रेरणा से है, क्योंकि आपके मन में जो देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी है, उसे भवानी ने चरितार्थ कर दिया है। वास्तव में सामने प्रत्यक्ष रूप से उसने उसको करके दिखा दिया है जो आपके मन में भरा हुआ है। इसलिए उसके लिए किसी प्रकार का दुख मत करो, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का सोच आपके मन में एकदम नहीं होना चाहिए। और अगर वो जेल में गया है, कारागार में गया है, तो तुम्हारी लीक ही है। उसने आपकी परंपराओं का पालन किया है। लीक अर्थात परंपरा, जो आपकी परंपरा है, जिस प्रकार से देशभक्ति के लिए आप बातें करते हैं, दूसरों को आप प्रेरित करते हैं, तो आपका बेटा है, तो आपके ही रास्ते पर चल रहा है। इसलिए उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने अच्छा ही किया है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ले जाता। यदि वो ऐसा न करता, यदि वो कारागार न जाता, तो निश्चय ही मुझ जैसी वीरांगना की कोख को वो लज्जित करता, मेरे गर्भ से जन्म लेने के भाव को वो लज्जित ही करता। इसलिए इस तरह हो न कच्चे, आप इस तरह अपना मन क्यों दुखी कर रहे हैं?
रो पड़ेंगे और बच्चे। अगर आपको इस तरह दुखी देखेंगे तो अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे, वह भी रोने लगेंगे। फिर उन्हें ढाढ़स कौन बंधाएगा, उन्हें धैर्य कौन देगा। इसलिए आपके लिए यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। आपको धैर्य धारण करना चाहिए और भवानी की इस प्रकार से याद करना ठीक नहीं है। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। पिताजी वास्तव में दुखी होंगे, उनके मन में मेरे लिए बहुत दुख होगा, मेरी बहुत याद आती होगी, लेकिन उन्होंने माँ की बात, माँ का मन रखने के लिए कहा होगा कि मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। परंतु जो मेरे लिए उनको दुख है, इसको उन्होंने अपने मन में ही सह लिया होगा। उस दुख को अपने मन में वो पी गए होंगे, लेकिन केवल माँ को सांत्वना देने के लिए उन्होंने कहा होगा कि नहीं, मैंने तो कोई दुख नहीं किया है, मुझे कोई दुख नहीं है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। अब कवि सावन को संदेश वाहक बनाकर अपने पिता के पास संदेश भेजता है। भैया बहनों, हमारे यहाँ प्रकृति के तत्वों द्वारा संदेश भेजने की परंपरा बहुत पुरानी है। हम सब पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कभी पक्षियों के द्वारा संदेश दिए जाते हैं, और हमारे जो महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हुए, उन्होंने तो मेघदूतम नाम का एक खंड काव्य ही रच डाला, जिसमें बादल को संदेशवाहक बना करके एक यक्ष अपनी पत्नी के पास संदेश भेजता है। तो यहाँ भी कवि ने सावन को संदेशवाहक बना करके अपने पिता के पास संदेश भेजा है, और वह कहता है कि हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, जब तुम बरसते हो तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, बड़ा उपकार करते हो, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, वास्तव में परोपकारी हो। तुम बरस लो वे न बरसें, कुछ ऐसा उपक्रम करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि तुम तो भले बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी न बरसें, अर्थात उनके आँखों से अश्रुओं की धार नहीं बहनी चाहिए। उन्हें किसी प्रकार से ढाढ़स बंधा करके, समझा करके कि मेरा संदेश, मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ, उसको जाकर बता देना, और ऐसा करना कि वो मेरे संदेश को सुन करके रोने न पाएं, इस प्रकार का उन्हें विश्वास हो जाए। किंतु हाँ, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। मैं यहाँ बड़े मज़े में हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे पिता से जाकर कहना इस बात को कि वहाँ पर भवानी बहुत आराम से है, मैं बहुत आराम से हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। बस केवल एक ही बात का दुख है कि मैं घर से दूर हूँ, अपने प्रियजनों से दूर हूँ, अपने माता पिता से दूर हूँ, उनकी सेवा करने का पुण्य लाभ मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है, मुझे केवल इसी बात का दुख है। फिर कवि स्वयं से कहता है कि यह कहना तो बहुत आसान है कि मुझे कोई दुख नहीं है, परंतु वास्तव में मुझे बहुत दुख है। क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता से दूर हूँ, मैं अपने अन्य भाई बहनों से दूर हूँ, मैं उनके निकट रहकर उनके दुख को बांट नहीं सकता, इसलिए मेरे जैसा दुख किसी को नहीं है। वो अपने स्वयं से कहता है इस बात को, सावन से नहीं कहता। सावन से तो यही कहता है कि तुम जाकर बता देना कि वहाँ कोई कष्ट नहीं है, वहाँ बहुत मज़े में है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। परंतु जो मेरी स्थिति है, जो मेरी सही स्थिति है, जो तुम देख रहे हो भैया बहनों, हम सब जानते हैं कि कारागार में जिसको बंद किया जाता है उसे कितनी यातनाएं दी जाती हैं, और अंग्रेज़ लोग तो और भी क्रूर थे। पर जो भी स्वाधीनता आंदोलन के बंदी हुआ करते थे, उन्हें बहुत कठोर यातनाएं देते थे। तो कवि कह रहा है कि हे सावन, जो तुम देख रहे हो इसका वर्णन वहाँ मत करना,
उनसे कुछ बना करके बात कह देना, सच्चाई को उनके सामने मत लाना और उन्हें हमेशा धैर्य बंधाते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उन्हें बता देना कि आपका पुत्र भवानी वहाँ खूब लिखता है, खूब पढ़ता है, बड़ी मौज से है, किसी बात का उसे कोई दुख नहीं है, काम करता हूँ कि कहना। उनसे बता देना कि मैं काम करता रहता हूँ, मैं यहाँ बेकार नहीं बैठता, नाम करता हूँ कि कहना, और ऐसे कार्य करता हूँ कि जिसमें आपका नाम ऊंचा होगा। मैं आपके नाम को सदैव ऊंचा रखने का ही प्रयास करता हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और बताना पिताजी से कि वे मेरे लिए किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का दुख न करें, सदैव मस्त रहें और मुझे याद करके अपने दुख को प्रकट मत करें। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। उनसे बता देना कि मेरा जीवन बहुत ही मस्ती भरा है और काटने में अर्थात सूत काटना, चरखा चलाना एक गांधी जी की नीति थी, गांधी जी की विचारधारा थी कि हम सबको अपने हाथ से काते हुए सूत से वस्त्र बनाकर पहनना चाहिए। और जो विदेशी वस्त्र हमारे यहाँ आते हैं अंग्रेज़ों के कारखानों से बन करके, उनका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से स्वदेशी की भावना, स्वावलंबन की भावना हमारे अंदर जगेगी और हमारा देश भी मजबूत होगा और कार्य करने की आदत भी हमारी बनी रहेगी। तो और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। मैं खूब खाता हूँ, मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, 70 सेर वजन हो गया है। मैं दिन भर चरखा चलाता हूँ और खूब मस्ती भरा जीवन जीता हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, मैं यहाँ खेलता कूदता भी हूँ, मैं निराश एक कोने में बैठा नहीं रहता। उनसे जाकर बता देना। और कहना मस्त हूँ मैं, हाँ, दुख डटकर ठेलता हूँ और जो भी दुख आता है उसका मैं डटकर सामना करता हूँ, उसे भगा कर ही दम लेता हूँ। कोई दुख मेरे पास आने ही नहीं पाता, मैं उसे अपने पास फटकने ही नहीं देता। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। हे सावन, तुम मेरी जो वास्तविक स्थिति देख रहे हो, पिताजी के सामने कहीं भूल कर भी इस सच्चाई का बयान मत कर देना। उनसे ये मत कहना कि भवानी कमज़ोर हो गया है, भवानी वहाँ दुखों के पहाड़ झेल रहा है। और इस प्रकार से बात करना जिससे कि तुम्हारी बातों में उनको पूरा विश्वास हो जाए, उन्हें किसी प्रकार की शंका न हो। बात को इस प्रकार से रखना, मन में आत्मविश्वास रखना। कभी कभी हम लोग क्या होता है, किसी के सामने कुछ बना करके बात रखते हैं, कुछ झूठी बात रखते हैं तो मन डिगने लगता है और कहीं न कहीं सुनने वाला है समझ जाता है कि ये सच नहीं बोल रहा है, निश्चय इसकी बातों में सच्चाई नहीं है, इसलिए इसका मन काँप रहा है, इसके शब्द काँप रहे हैं। तो ऐसा मत करना। तुम मेरे पिता के सामने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बात करना और जो मेरी सच्चाई है उसको उनके सामने मत कहना। वास्तविकता का बखान मत करना, बना करके कह देना, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। तुम जो हमारे यहाँ देख रहे हो, जो वास्तविकता है, जिस प्रकार के कष्ट हम लोग यहाँ झेलते हैं, पाते हैं, उनको पिताजी के सामने मत कहना, सच्चाई को मत कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, ये वहाँ उनके सामने मत कहना कि मैं रात भर जागा करता हूँ और जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि वहाँ जेल में तो वही लोग कोठरियों में आते थे जिन्हें कैदियों को सताना होता था। जब भी आते थे 2-4 कोड़े लगा कर चले जाते थे। तो ऐसा मत कहना कि मैं किसी आदमी को देख करके भागने लगता हूँ, सिहरने लगता हूँ, किसी कोने में दुबक जाता हूँ, ये सच्चाई मत कह देना। तुम यही कहना कि वो बहुत मस्त है, खूब खेलता है, खूब खाता है, खूब आराम से रहता है,
किसी प्रकार का उसे कोई कष्ट नहीं है, और विश्वास पूर्वक कहना, जिससे कि उनका मन किसी प्रकार से शंकित न हो। देखना कुछ, हाँ, कह न देना मौन हूँ मैं, उनसे यह भी मत कहना कि मैं गुमसुम बना बैठा रहता हूँ, एकदम शांत बैठा रहता हूँ, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। उनसे यह भी मत कहना कि मैं इस प्रकार से चुपचाप बैठा रहता हूँ कि स्वयं की भी मेरी सुध नहीं रहती, मैं खुद कौन हूँ ये भी नहीं समझ पाता। तो ऐसा उनसे मत बताना। अगर ऐसा कहोगे तो उन्हें अपार कष्ट होगा और फिर इस कष्ट को झेल नहीं पाएंगे। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। जब तुम मेरी ये बातें कहोगे, मेरा संदेश उनसे कहोगे, उस समय तुम्हें पूरा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में या आत्मविश्वास की कमी में किसी प्रकार से ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकलें जिससे मेरे पिताजी को कष्ट हो जाए, उन्हें तकलीफ हो जाए और वह सुन करके रो पड़े, उनका हृदय द्रवित हो जाए। और इस प्रकार से बात करना कि तुम्हारी बातों से उन्हें कोई संदेह न हो, वह पूर्ण रूप से तुम्हारी बातों को सत्य समझें, उन्हें किसी प्रकार की शंका न हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे सावन, तुम जब बरसते हो जैसे पूरी दुनिया का उपकार करते हो, धरती हरी भरी हो जाती है, फसलें लहलहा उठती हैं, उसी प्रकार से तुम मेरा इतना भी काम कर दो, तुम मेरे लिए भी मेरा परोपकार कर दो। मेरे पिताजी के पास जा कर के तुम मुझे उन्हें ये संदेश सुना दो कि भवानी कारागार में ठीक है, खूब लिखता पढ़ता है, खूब खेलता कूदता है, किसी प्रकार की उसे कोई समस्या नहीं है, वो पूर्ण मौज मस्ती में है। अन्यथा उनकी वृद्धावस्था है और उनका मेरे ऊपर स्नेह भी बहुत रहा है। इस स्थिति में अगर मेरे यथार्थ जीवन के बारे में उन्हें पता चल गया तो वे बहुत दुखी होंगे, उन्हें बहुत ही पीड़ा होगी। इसलिए तुम बरस लो वे न बरसें, तुम जितना चाहो उतना बरस लो, परंतु मेरे पिताजी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। उनको इस बात का आभास न हो कि मुझे यहाँ किसी तरह का कष्ट है, मैं किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव करता हूँ। भैया बहनों, ये पाठ पूर्ण हो गया है, इस पर प्रश्नोत्तर तैयार हो रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा कि मैं कल इसको आप तक पहुँचा दूँ। एक अभी कुछ समय शेष है, इसलिए एक वार्ता आपसे करनी है। वो ये है कि आप लोगों का जो प्रवेश हुआ थोड़ा देर में हुआ, क्योंकि आपका परीक्षा फल दशम का बाद में आया, देर में आया, और उसके बाद में विषयों के चयन में भी आपको समस्या आई होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब आपने ठीक तरह से निर्णय कर लिया होगा कि आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। हिंदी और कंप्यूटर विज्ञान में विकल्प है, दोनों में से एक आपको पढ़ना है। तो मेरा संदेश उन भैया बहनों के लिए है जिन्होंने हिंदी विषय को चुना है। इधर जो भी पाठ हमने आप तक प्रेषित किए हैं, तो किसी भैया या बहन का अब तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। आप लोग मेरा नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, न हो तो मैं बता देता हूँ। उस नंबर पर लगा करके यदि आप मुझसे बात करते हैं और बताते हैं कि आपके पास कितने पाठ या अन्य जो खंड हैं, चाहे वो अपठित हों या अन्य कुछ हों, पहुँचे हैं, तो उसके आगे का मैं आपको शीघ्र ही भेज दूँगा। मेरे पास विषय वस्तु तैयार हो गई है, मैंने कविताएं 4 तैयार कर ली हैं और 2 पाठ गद्य के भी तैयार हैं। इसमें नमक का दरोगा और अगला है मियां नसीरुद्दीन। कविताओं में कबीर, मीरा, घर की याद और वो आँखें, ये 4
के प्रश्नोत्तर और समस्त भाषा कार्य तैयार हैं। इनके वीडियोज़ भी आपके पास पहुंच गए हैं। आप सब उन्हें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आपसे आग्रह करना चाहेंगे हम कि आप वीडियोज़ को बार बार सुनें, बार बार देखें और इस प्रकार से फिर मुझे सूचित करें कि आपको उसमें कहाँ कोई समस्या आई या कहाँ और अच्छा होना चाहिए। तो वास्तव में आप एक मार्गदर्शक का भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। हम और आप दोनों लोग जब मिलेंगे तभी एक अच्छा वातावरण बनेगा और जो पठन पाठन की जो गति है वो ठीक हो सकेगी। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे नंबर पर मैसेज नहीं करेंगे, बात करें और बताएं कि आपके पास पाठों में कौन कौन से पाठ पहुंच गए हैं। इसके अलावा हमने 2 गद्य के और 2 पद्य के अपठित भी तैयार कर लिए हैं। तो भेजने के लिए मैं 1 दिन में भेज दूंगा। तो जैसे ही आप बताते हैं तो मैं तुरंत इसको भेजने का प्रयास करूंगा और फिर आगे के जो भी पाठ या अन्य जो अभिव्यक्ति और माध्यम एक पुस्तक भी है जिसमें कार्यालयी हिंदी के बारे में आप पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के पत्र, कार्यवृत्त, दी हुई घटना के आधार पर कुछ लिखना, उसी में शब्दकोश भी आएगा। समाचार आप लोग रोज़ सुनते हैं, समाचारों का महत्व क्या है, समाचार कैसे तैयार किए जाते हैं, समाचारों के प्रकार कितने हैं, कौन कौन सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी बातें आपको पढ़ाई लिखाई जाएंगी। फिर मैं इन पर आगे कार्य करूँगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आज ये पाठ ही समाप्त करना चाहिए और मेरा संदेश आप अवश्य ध्यान से समझें और फ़ोन से मुझे सूचित करें कि पाठों में कहाँ तक आपको मिल गया है, जिससे मैं उसके आगे का आपको भेज सकूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो विलम्ब हुआ है, किसी को 2-3 पाठ मिल गए होंगे, कुछ लोगों ने निर्णय पहले कर लिया था, कुछ लोगों ने निर्णय बहुत बाद में किया होगा, परीक्षा फल आने के बाद किया होगा। तो इस प्रकार से अगर मैं प्रारंभ से फिर से भेजता हूं तो वह भैया बहन जिन्होंने प्रारंभ के 1-2 पाठ लिख लिए हैं वह शुरू के पाठ छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है वह प्रारंभ से ही लिखेंगे। आप सब लोग समझदार हैं, एकादश के छात्र हैं, तो ये समझाने की बार बार आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं समझता हूँ। इसलिए अब आज इतना ही, धन्यवाद। और इसी प्रकार से अगले वीडियोज़ भी जारी होंगे और लिखित सामग्री भी जारी होगी। किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप फ़ोन से मुझे सूचित करेंगे और जब भी हम लोग मिलेंगे तो उसको फिर से एक बार देखा जाएगा और आपसे सामने बैठकर भी वार्ता होगी, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।